एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के लेक्चर्स की इस सीरीज़ में ठीक है हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और हमने जो हमारा संपूर्ण मध्य प्रदेश है ठीक है इसे हमने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, इसका डिवीज़न किया था या फिर भौगोलिक विभाजन 3 भागों में किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हमने देखा था पहला मध्य उच्च भूमि। ठीक है, मध्य उच्च भूमि। ठीक है, दूसरा दोस्तों हमने देखा था सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है, और तीसरा देखा था पूर्वी पठार। ठीक है, जिसे हम बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। ठीक है, तो बघेलखंड का पठार। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं आपको, यदि आपने पहला लेक्चर मेरा नहीं देखा है फिजिकल डिवीज़न का तो पहले आप जाकर वो देख लीजिए, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत दोस्तों हमने इसको भी कुछ भागों में विभाजित किया था। ठीक है, इसमें अंतर्गत हमने देखा था मालवा। ठीक है, मालवा के बाद मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत का पठार, इसके अलावा बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, इसके अलावा रीवा पन्ना। ठीक है, रीवा पन्ना देखा था और नर्मदा घाटी। ठीक है, तो ये 5 भागों में हमने समझा था जो हमारा पहला डिवीज़न था मध्य उच्च भूमि। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हमने पहला जो इसका पॉइंट है मालवा का पठार। ठीक है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, ये वाला मालवा का पठार, ये हमने पहले लेक्चर में इसकी हमने कंप्लीट बात कर ली थी। ठीक है, मालवा का पठार हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा ये मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। इसके अंतर्गत जितने पॉइंट आज कवर हो जाते हैं वो हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। हम आज का हमारा जो पहला पॉइंट है ठीक है वो है मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत का पठार। ठीक है, यदि मैं आपको मैप में बताऊं दोस्तों तो ये देखिए, ये यहाँ से ये पूरा, ये आपको ये वाला जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ठीक है, ये मध्य प्रदेश मध्य भारत का पठार है। ठीक है, यदि हम इसको बोलना चाहें तो ठीक है मध्य भारत के दोस्तों साउथ में क्या है, मालवा का पठार है। ठीक है, इसके यदि आप उत्तर साइड देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर यमुना का मैदान है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है, इसके यदि आप पूर्व में जाएंगे तो ये बुंदेलखंड का पठार है ना, और पश्चिम में भी यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कहाँ कहाँ इसकी स्थिति है। ठीक है, इसके दक्षिण में क्या है, मालवा का पठार। ठीक है, यदि आप पश्चिम में जाएंगे तो ये राजस्थान है, यहाँ पूरे में राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा मतलब जो यमुना का मैदान है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है दोस्तों, पूर्व में। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। अब दोस्तों हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसका यदि हम एरिया की बात करें ठीक है तो इसका एरिया है दोस्तों 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो मध्य भारत का यदि हम क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों 32,896 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.68% भाग कवर करता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं मध्य भारत का पठार, इसका हमने क्षेत्रफल पढ़ा 32,889 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो मतलब हमारा कंप्लीट मध्य प्रदेश है उसका ये 10.68% भाग कवर करता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आप कमेंट में बताइए जो हमने मालवा का पठार पढ़ा था ठीक है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितना % भाग है। ठीक है, कितना % भाग है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें इसकी दोस्तों तो इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, चंबल का उपाद्र प्रदेश। ठीक है, तो जो दोस्तों मध्य भारत का पठार है इसे हम चंबल का उपाद्र प्रदेश नाम से भी जानते हैं, उपाद्र प्रदेश। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कि चंबल का उपाद्र प्रदेश किसे कहा जाता है। ठीक है, मध्य भारत के पठार को, बुंदेलखंड के पठार को, रीवा पन्ना के पठार को या फिर मालवा के पठार को। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम दोस्तों मैन इसके शहर देख लें ठीक है तो हो जाएगा श्योपुर, भिंड, मुरैना है ना, ग्वालियर। ठीक है, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों शहर हैं जो कि मुख्य मैंने आपको शहर बताए। ठीक है,
ऐसे तो देखिए और भी बहुत से शहर आते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई शहर है, ठीक है, कोई ज़िला है, तो एक्चुअली ज़िले का जो क्षेत्रफल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक शहर या फिर डिस्ट्रिक्ट है वो एक ही पठार में आए, ठीक है, तो वो एक से ज़्यादा पठार में भी आ सकते हैं। मान लीजिए कोई बाउंड्री में यहाँ जिला है तो वो मालवा में भी आ रहा है और मध्य भारत में भी आ रहा है। तो मैंने मैन आपको बता दिए श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, जो कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब यदि हम बात करें यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ के यदि हम टेम्परेचर की बात करें या फिर तापमान कितना रहता है, तो दोस्तों देखिए ये जो मध्य भारत का पठार है, ठीक है, हमारे उत्तर में स्थित है, ठीक है। यहाँ में गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो यदि हम इसके मौसम की बात करें गर्मी के, ठीक है, या फिर ग्रीष्म ऋतु में यदि हम बात करें, ग्रीष्म ऋतु में यदि दोस्तों हम यहाँ के मौसम की बात करें तो गर्मी में यहाँ टेम्परेचर चला जाता है लगभग 40 से लेकर के 46 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 40 से 46 या फिर 47 तक भी चला जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें दोस्तों ठंड की, है ना, तो ठंड में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे, 46 और 47 तक भी चला जाता है, ठीक है। तो 40 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस और ठंड में या फिर, ठीक है, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों इसके निर्माण की, ये जो क्षेत्र है मध्य भारत का पठार, ठीक है, इसका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, ठीक है। तो यदि हम देखें भूवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ की जो चट्टानें हैं दोस्तों ये कडप्पा सेल की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, कडप्पा सेल, विंध्यन सेल समूह, ठीक है, और दक्कन ट्रैप मतलब बेसाल्ट चट्टानें, है ना। तो ये सभी प्रकार की दोस्तों जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, कडप्पा सेल समूह, ठीक है, विंध्यन सेल समूह, इसके अलावा दक्कन ट्रैप मतलब बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो यहाँ का क्षेत्र है, ठीक है, मध्य भारत के पठार का, ये कडप्पा सेल समूह, विंध्यन सेल समूह और दक्कन ट्रैप की जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, इन चट्टानों के अपर्दन के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अपर्दन मतलब क्या होता है दोस्तों, लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, ठीक है। अपर्दन मतलब ये जो चट्टान है इनमें टूट फूट हुई, ठीक है, कई सालों की क्रिया के बाद, ठीक है, इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद हम वर्षा देख लेते हैं दोस्तों। तो वर्षा की यदि हम बात करें तो वर्षा भी यहाँ पे अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, ठीक है, लगभग यहाँ पर 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है, जो कि बहुत कम है। तो मध्य भारत के लिए हम पठार की बात करें तो यहाँ पर वर्षा भी बहुत ज़्यादा कम देखी जाती है, ठीक है। यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए अब जब वर्षा कम पाई जाएगी तो यहाँ पे जो झाड़ियाँ या पेड़ पौधे होंगे वो भी थोड़ी कटीले प्रकार के या फिर ऐसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे जिनको ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। शुष्क झाड़ियाँ पाई जाती हैं इस कारण से यहाँ पर, ठीक है। नदियों की यदि हम बात कर लें दोस्तों तो एक यहाँ पे बहुत मुख्य नदी है चंबल, ठीक है, काली सिंध, चंबल, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, ये कुछ यहाँ की मुख्य नदी है, चंबल, काली सिंध, पार्वती, ठीक है। आपको पता होगा है चंबल यहाँ से बहती है मालवा के पठार से और यहाँ बाउंड्री बनाती है, यहाँ बाउंड्री से बहती है, ठीक है, और यहीं पर ये जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप भी करती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है चंबल वाला, जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम फसल की बात कर लें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ फसल की बात करेंगे तो गेहूँ, ज्वार, गन्ना, चना, सरसों, ठीक है। क्या क्या फसल, गेहूँ होता है यहाँ पर, ज्वार होता है, गन्ना होता है, चना होता है, सरसों। अब यदि बात करें दोस्तों सरसों की, ठीक है, तो सरसों यहाँ की खासतौर पर यदि हम बात करें मुरैना, यहाँ पर मुरैना है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सरसों की। तो सरसों को जो इस क्षेत्र में खासकर सरसों को लेकर यदि हम बात करें, ठीक है, तो उत्पादन की हांडी बोला जाता है, ठीक है, उत्पादन की हांडी, ठीक है। तो दोस्तों जो ये खासतौर पर मुरैना क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र को सरसों के उत्पादन की हांडी कहा जाता है, ठीक है।
मतलब ये है कि जो मुरैना जिला है यहाँ पर सरसों का बहुत ज़्यादा खेती होती है या प्रोडक्शन होता है, इसी कारण से इसे सरसों के उत्पादन की हांडी भी कहा जाता है। तो ये फसलें होगी दोस्तों मुख्यतः, ये आपको सरसों वाला याद रखना है, ठीक है, कि मुरैना में सबसे ज़्यादा सरसों होता है। इसके अलावा यदि और बात करें दोस्तों, ठीक है, तो जो चंबल नदी है यहाँ पर, है ना दोस्तों, चंबल नदी को यहाँ की जो मध्य भारत का पठार है, यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है, जीवन रेखा किससे बोला जाता है? चंबल को। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए, है ना, कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो मध्य प्रदेश का मध्य भारत का पठार है, ठीक है, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति, ठीक है, ठीक है। ये जो पूरा भाग है, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है सहरिया, जो कि अति पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 अति पिछड़ी जनजाति हैं, ठीक है। एक तो सहरिया है, एक भारिया है और एक बैगा है। ये 3 जनजाति अति पिछड़ी जनजाति है, जिसमें से जो अति पिछड़ी एक जनजाति है सहरिया, ये हमारे उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, खासतौर पर ये मध्य भारत के पठार में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुख्यतः जो मध्य भारत का पठार था उसमें पढ़ने के लिए इतनी ही चीज़ें थी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, चंबल जीवन रेखा, ठीक है। इसके अलावा एक और बात आपको पता होना चाहिए, जो चंबल नदी है, ठीक है, वो मध्य भारत के पठार में, ठीक है, जो चंबल पूरे संभाग है, यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण करती है, बीहड़ों का, बीहड़ या फिर खड्डों का, ठीक है। इससे एक और चीज़ बोला जाता है अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। अपर्दन मतलब क्या होता है दोस्तों? काट छांट करना, ठीक है। अवनालिका मतलब बड़ी बड़ी नालियाँ। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ से चंबल नदी बहती है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता दूँ, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है किसी भी एग्जाम में, और अक्सर बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है, कि अवनालिका अपर्दन किस नदी के द्वारा किया जाता है। चाहे वो आपका स्टेट का एग्जाम हो, चाहे केंद्र लेवल का एग्जाम हो, बहुत से एग्जामों में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अवनालिका अपर्दन क्या होता है? देखिए चंबल नदी यहाँ से बहती है, ठीक है, और चंबल नदी जब यहाँ पर बहती है तो बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण करती है, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी मतलब नालियाँ होती हैं या फिर गड्ढे होते हैं कि आप इनके बीच से गुजरेंगे तो आप दिखेंगे भी नहीं, है ना। तो जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, चंबल नदी और इसकी अन्य जो सहायक नदियों ने इतना ज़्यादा यहाँ पे अपर्दन किया है, ठीक है, कि इस पूरे एरिया को काट छांट दिया जहाँ से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। यही कारण था दोस्तों कि पुराने ज़माने में जो चोर डाकू वगैरह होते थे, ठीक है, उनके लिए बहुत ही सही जगह होती थी और यहाँ पे वो लोग छुपते होंगे। आपने सुना भी होगा चंबल के डाकू बहुत फेमस थे, ठीक है। वो यही कारण था कि यहाँ पर उनको छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह होती थी ये, ठीक है, ये चंबल नदी के कारण, ठीक है। अवनालिका अपर्दन करती है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, तो वहाँ पे छुपने के लिए बहुत अच्छा स्थान होता था डाकुओं का, ठीक है। और पहले के ज़माने में क्या प्रशासन की यहाँ तक पहुँच होती नहीं थी, पुलिस की पहुँच होती नहीं थी आसानी से, इसी कारण से वो आसानी से यहाँ पर छुप जाते थे। परंतु आज के टाइम पर ये चोर डाकू यहाँ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। प्रशासन भी की पहुँच है हर जगह, पुलिस की भी पहुँच है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी, ठीक है दोस्तों। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों 32,896 इसका क्षेत्रफल है, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.68% है, ठीक है, ये एरिया हो गया। इसके अलावा इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है, चूँकि चंबल यहाँ की मुख्य नदी है, ठीक है, इसलिए चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। मुख्य शहर भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सारे शहर यहीं बसे हुए हैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। टेम्परेचर आपको आसानी से याद हो जाएगा, 40 से 46 47 तक पाया जाता है, और ठंड में 8 से 10 पाया जाता है, ठीक है। यदि हम भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें दोस्तों, तो यहाँ की जो चट्टानें हैं या फिर यहाँ का निर्माण हुआ है वो कडप्पा सेल, विंध्यन सेल और दक्कन ट्रैप, ठीक है, जो विशाल चट्टानें होती हैं, इनके अपर्दन के द्वारा हुआ है इस क्षेत्र का निर्माण, ठीक है। यहाँ यदि हम वर्षा की बात करें तो 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर काफ़ी कम वर्षा होती है। यही कारण से यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ, वनस्पति भी ज़्यादा हरी भरी यहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है। नदियों की बात करें तो चंबल आपको मुख्यतः याद रखनी है, ठीक है, चंबल नदी, कालीचंद नदी, पार्वती नदी, ठीक है। इसके अलावा हम नदियों में डिटेल में चर्चा करेंगे। फसल की बात करें तो गेहूँ, ज्वार, गन्ना, चना, ठीक है, और सरसों यहाँ की मुख्य फसल है, खास करके मुरैना में होती है, ठीक है, ये मुरैना में होती है, ये बात आपको याद रखना है, मुरैना में होती है सरसों, ठीक है, और इसे सरसों के उत्पादन की हांडी भी कहा जाता है, ठीक है, और चंबल को यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है।
तो ये था दोस्तों हमारा सेकंड मध्य भारत का पठार। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है, ठीक है, आपको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते जाना है। ठीक है, वर्षा कितनी हो रही है, वन कैसे हैं, ठीक है, खेती कौन सी हो रही है, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया दोस्तों कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो जलोढ़ पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, एक बात आपको याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में, एकमात्र जो जलोढ़ का क्षेत्र है, खासतौर पर बड़ा क्षेत्र है, वो यहीं पे है मध्य भारत में। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लेना, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, जलोढ़ है ना, ये आप लिख लीजिएगा अलग से पॉइंट डाल के। चलते हैं हम आगे, है ना दोस्तों, अगला डिवीज़न हम देखते हैं। तो अगला दोस्तों जो पॉइंट था वो है बुंदेलखंड का पठार, है ना। ये देखिए यहाँ पर मैं ये रफ कर दूँ, यहाँ पर साफ सुथरा अच्छा दिखेगा, है ना दोस्तों। साफ सुथरी चीज़ें थोड़ा सही रहती हैं, ठीक है। ये तो ये दोस्तों जो पूरा भाग है ये है बुंदेलखंड का पठार, है ना, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर इस टॉपिक में क्या क्या है पढ़ने लायक। बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका एरिया देख लेते हैं, इसका एरिया कितना है। ठीक है, तो यदि हम एरिया की बात करें, ठीक है, तो 23,733 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 7.6%। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो क्षेत्रफल है वो है 23,733 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बुंदेलखंड का जो ये पठार है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है ये देखिए ऐसा फैला हुआ है पूरा। ठीक है, 23,733 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7.6% भाग कवर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सिद्ध बाबा की चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ पर है वो है सिद्ध बाबा की चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है, ये एग्जाम में भी दोस्तों पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 1172 मीटर। ठीक है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिद्ध बाबा की चोटी, या फिर सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ पर स्थित है, तो बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है, तो 1172 मीटर सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की सिद्ध बाबा की चोटी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके यदि हम निर्माण की बात करें, ठीक है, तो पी कैम्ब्रियन युग। ठीक है, पी कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। इसके यदि हम चट्टानों की बात करें तो गुलाबी नीस, ठीक है, इसके अलावा विंध्यन शैल समूह, ठीक है, और विजावर क्रम की चट्टानें, विजावर सीरीज की चट्टानों से इसके अपर्दन से। ठीक है, अब यदि इस क्षेत्र के निर्माण की बात करें दोस्तों, तो पी कैम्ब्रियन युग में, ठीक है, गुलाबी नीस, विंध्यन शैल समूह और विजावर सीरीज की चट्टानों के अपर्दन के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का निर्माण हुआ है। यदि दोस्तों ये सब चीज़ें आपको पढ़ना हो, ठीक है, कौन सी चट्टान कब बनी, ठीक है, तो आप मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ही टाइम में वहाँ पर स्टार्ट करूँगा ये चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा यदि हम मुख्य शहरों की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो पन्ना, ठीक है, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया। ठीक है, ये मुख्य शहर बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं हर जो भी यहाँ पे डिवीज़न पढ़ा रहा हूँ उसमें सिर्फ मुख्य ज़िले बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे, अब जैसे देखिए यहाँ पे और भी शहर आ जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ की बाउंड्री में होंगे, कुछ मध्य भारत में भी होंगे और बुंदेलखंड में भी होंगे। तो मुख्य शहर बता रहा हूँ, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, ये बुंदेलखंड के पठार के मुख्य शहर। यदि हम और भी अन्य की बात करें तो देखिए शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, ये सब भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नदियों की बात कर लेते हैं। नदियाँ, तो यदि नदियों की बात करूं तो दोस्तों सिंध, ठीक है, सिंध के अलावा बेतवा,
बेतवा के बाद कैन, धसान, ठीक है। तो यहाँ की कुछ मुख्य नदियाँ हैं बुंदेलखंड के पठार की, सिंध, बेतवा, कैन, धसान, ठीक है, यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि मिट्टी की बात करूँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी की बात करूँ तो लाल, काली और मिश्रित मिट्टी, लाल काली, ये दो प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। एक तो लाल मिट्टी भी पाई जाती है और काली मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, ये मिट्टी की बात हो गई। इसके अलावा यदि हम बात करें फसल की, तो फसल ज्वार, गेहूं, सरसों, तिल, ठीक है, ये सारी फसल होती हैं, ठीक है। और ज्वार यहाँ की महत्वपूर्ण फसल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है, नोट डाल के लिख लेना, जो ज्वार है महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है, यहाँ पर होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें टेम्परेचर की दोस्तों, ठीक है, टेम्परेचर की यदि हम बात करें, ठीक है, तो गर्मी में वही 40 से लेकर के 46 या फिर 45 तक जाता है गर्मियों में टेम्परेचर, और शीत ऋतु में देखेंगे तो 8 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है, ठीक है। वर्षा देखेंगे दोस्तों, तो वर्षा यहाँ पर होती है 75 से लेकर के 103 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 से 103 या 105 आप लिख सकते हैं लगभग, ठीक है। और यहाँ की जो भाषा है मुख्यतः कौन सी है, बुंदेली, बुंदेली भाषा आपने सुनी होगी यदि आप बुंदेलखंड गए होंगे, है ना। तो इतनी चीज़ें हैं, एक बार हम अच्छे से रिवीजन करते हैं इसका, है ना दोस्तों। अभी मैंने आपको समझाया नहीं, लिखवा दिया जस्ट सारी चीज़ें, एक एक करके समझते हैं हम चीज़ों को। देखिए दोस्तों, जो हम पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हम यहाँ फिजिकल डिवीज़न पढ़ रहे हैं, एक आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर शहर हैं, किस प्रकार की यहाँ पर जलवायु है, कौन सी फसलें होती हैं, ठीक है, किस प्रकार की नदियाँ हैं, एक आइडिया मध्य प्रदेश का इससे आपको हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया 23,733 यहाँ का क्षेत्रफल है, ठीक है, और 7.6% भाग कवर करता है संपूर्ण मध्य प्रदेश का, ठीक है। यदि सबसे ऊंची चोटी मैं आपको बताऊं तो सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा यदि इस क्षेत्र के निर्माण की बात करूँ मैं, ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। गुलाबी नीस, विंध्यन शैल समूह और बिजावर सीरीज के जो चट्टानें हैं, इसके अपर्दन अपक्षय के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ या फिर बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। यदि हम शहर की बात करें दोस्तों, तो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, ये प्रमुख यहाँ के शहर हैं, ठीक है। नदियों की बात करें तो सिंध, कैन, है ना, धसान, बेतवा, ठीक है, ये सारी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। मिट्टी की बात करें तो लाल, पीली और काली मिट्टी ये यहाँ पे पाई जाती हैं। फसलों की बात करें तो ज्वार, गेहूँ, सरसों, तिल, है ना, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर ज्वार की फसल। इसके अलावा वर्षा 75 से लेकर 105 सेंटीमीटर होती है और बुंदेली यहाँ की प्रमुख भाषा है, ठीक है। आपने सुना होगा बुंदेली, ठीक है, राई वगैरह भी यहीं होता है, राई आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये कुछ, और आपने सुना होगा खजुराहो वगैरह, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। खजुराहो आपने सुना होगा, ठीक है, वो छतरपुर जिले के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, यहीं पर है बुंदेलखंड के पठार में खजुराहो, ठीक है दोस्तों। आगे चलें, अगला हमारा डिवीज़न है रीवा पन्ना का पठार। तो एक और हम पढ़ते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। रीवा पन्ना का पठार, इसमें देखिए दोस्तों, इतना कुछ ऐसे समझाने वाली चीज़ें नहीं है, मैक्सिमम फैक्ट हैं, आपको देखना है ना। और फैक्ट भी ऐसे हैं कि आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, वर्षा कितनी हो रही है ना, यही सब चीज़ें हैं इसमें पढ़ने वाली, कुछ उतना समझाने वाली चीज़ें नहीं है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है रीवा पन्ना का पठार, है ना, रीवा पन्ना का पठार, ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका हम पहले एरिया देख लेते हैं। तो इसका एरिया है दोस्तों 31,956 इसका एरिया है, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.37% कवर करता है, ठीक है। रीवा पन्ना का पठार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैप में ये जो है ये रीवा पन्ना का पठार है, ठीक है, ये वाला एरिया,
उसका क्षेत्रफल है दोस्तों 31,956 और 10.37% भाग कवर करता है, ठीक है, संपूर्ण मध्य प्रदेश का। हम यहाँ की शहर की बात कर लें दोस्तों, मुख्य शहर कौन कौन से हैं, ठीक है, तो रीवा, ठीक है, पन्ना, सागर, दमोह, ठीक है। तो जो हम जहाँ रहते हैं दमोह में, ठीक है, ये हमारा शहर है दमोह, ठीक है, तो ये यहीं पर है रीवा पन्ना के पठार में, ठीक है दोस्तों, रीवा, पन्ना, सागर, दमोह, ठीक है, ये आप मुख्य मुख्य शहर आपको याद रखना है। इसके अलावा और हम बात करें इसके निर्माण की, इसका निर्माण कब हुआ, ठीक है, या फिर कौन सी चट्टानी पाई जाती हैं, तो दोस्तों विंध्यन व कोडप्पा शैलों के अपर्दन से, ठीक है, जो विंध्यन शैल समूह था, विंध्यन शैल और कोडप्पा शैल, ठीक है, इनके अपर्दन के द्वारा, ठीक है, विंध्यन शैल और कोडप्पा शैल के अपर्दन के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। इसके अलावा यदि मिट्टी की बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, इसके अलावा मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। इसके ये वाला जो हमारा दोस्तों फिजिकल डिवीज़न वाला चैप्टर चल रहा है, उसके बाद हम ये जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है, हमारा चैप्टर इसी के ऊपर होगा, तो मिट्टियों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी, ये दो प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। यदि हम वर्षा की बात करें दोस्तों, तो वर्षा यहाँ पर अच्छी होती है, ठीक ठाक वर्षा होती है, 100 से लेकर के 125 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक ठाक वर्षा होती है ना। इसी कारण से दोस्तों जब देखिए वर्षा अच्छी हो रही तो वन संपदा है, ठीक है, उसमें भी यह क्षेत्र संपन्न है, ठीक है। देखिए जब वर्षा अच्छी होगी किसी भी क्षेत्र में तो वहाँ पे हरियाली या फिर पेड़ पौधे भी अच्छी मात्रा में पाए जाएंगे, तो वन संपदा में भी ये संपन्न है, ठीक है। इसके अलावा और यदि हम बात करें, इसके टेम्परेचर हो गया हमारा, टेम्परेचर नहीं हुआ है ना, तो टेम्परेचर की यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो टेम्परेचर वही है 40 से लेकर के वही 45 तक आप मान सकते हैं, इसका टेम्परेचर 40 से 45, और शीत ऋतु में 10 से लेकर के 12, ठीक है। तो टेम्परेचर की यदि हम ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में बात करें तो 40 से 45 चला जाता है ना, और ठंड में बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि मैं आपको बात करूँ फसलों की, ठीक है, तो फसल में यहाँ पर होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फसल, ठीक है। फसल की यदि हम बात करें तो धान, गेहूं, ठीक है, सरसों, अलसी, सोयाबीन, ठीक है, ये तमाम तरीके की फसल होती है। कौन कौन सी, धान होती है यहाँ पर, गेहूं होता है, सरसों होता है, अलसी होती है, सोयाबीन होता है, ठीक है। यदि अलसी की बात करूँ तो दोस्तों ये रीवा में बहुत ज़्यादा होती है ना, अलसी की फसल रीवा में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और सोयाबीन बहुत कम होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये होगी फसलों की बात, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं दोस्तों, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब एक बात और बतानी है मुझे आपको यहाँ पर, ठीक है, तेंदुपत्ता की फसल यहाँ बहुत ज़्यादा होती है ना, तेंदुपत्ता मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है। तेंदुपत्ता क्या होता है, इससे बीड़ी बनाई जाती है, मतलब सॉरी फसल नहीं पेड़ पौधा होता है एक प्रकार का, है ना, पेड़ होता है, तेंदुपत्ता पेड़ टाइप का होता है, छोटा पौधा होता है, तो तेंदुपत्ता की फसल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, एक बात आपको याद रखना है, ठीक है, जिससे बीड़ी बनाई जाती है, यहीं पे पाया जाता है, ये दमोह या फिर जबलपुर इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जलप्रपात हैं, आपको याद रखना है, रीवा क्षेत्र में जलप्रपात, ठीक है, चचाई, ठीक है, चचाई जलप्रपात है, कौन सी नदी पर है, बीहड़ नदी पर, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चचाई, केवटी है, एक केवटी है और बहुटी है, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख जलप्रपात हैं, चचाई सबसे ऊंचा जलप्रपात है, रीवा जिले में है, ठीक है, ये तीनों कहाँ पर हैं, रीवा जिले में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, बीहड़ नदी पर। तो ये सारी चीज़ों का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों एरिया इसका, तो 31,956 इसका एरिया है, ठीक है, 10.37% संपूर्ण मध्य प्रदेश का कवर करता है। शहरों की बात करें तो रीवा, पन्ना, सागर और दमोह, ठीक है, यहाँ के मुख्य शहर हैं।
इसका निर्माण की बात करें दोस्तों, विंध्यन शैल समूह और कोडप्पा शैल समूह की जो चट्टानें थे इसके अपरदन के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो अच्छी वर्षा होती है, यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वन संपदा की दृष्टि से संपन्न है, चूँकि वर्षा भी अच्छी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करूँ तो गर्मी में 40 से 45 और ठंड में 10 से 12। फसलों में बात करें हम तो धान या फिर चावल भी बोलते हैं इसको, धान को, ठीक है। गेहूँ, सरसों, अलसी, सोयाबीन ये फसलें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा तेंदुपत्ता की जो फसल होती है उसमें बहुत संपन्न है, ठीक है। और ये जलप्रपात मैंने बताया चचाई, केवटी, बहुटी, ये प्रमुख यहाँ के जलप्रपात हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक पॉइंट और बचा है दोस्तों, उसको कवर करते हैं, फिर हमारा जो मध्य उच्च भूमि था ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बचा है नर्मदा सोन घाटी, जो हमारे इसका पहला हमने डिवीज़न किया था मध्य उच्च भूमि, ठीक है, वो पॉइंट जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे 2 पॉइंट बचेंगे, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा वाला भाग और जो पूर्वी पठार है ना, बघेलखंड का पठार, वो 2 पॉइंट बचेंगे, तो वो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे उन दोनों पॉइंट को। आज ये वाला हम ख़त्म कर देते हैं पूरा। तो अगला पॉइंट है दोस्तों नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। देखिए ये है, ये वाला पूरा जो भाग है, ठीक है, ये है, ये वाला जो पूरा भाग है ये है नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। अब यदि हम दोस्तों बात करूँ इसकी, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके बारे में जान लीजिए, इसे अन्न का भंडार कहा जाता है, फिर अन्न की डलिया कहा जाता है, ठीक है। अन्न का भंडार और अन्न की डलिया, अन्न की डलिया, इस क्षेत्र को दोस्तों जो ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है, ठीक है, इसे अन्न का भंडार और अन्न की डलिया कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये वो क्षेत्र है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है ये वो है, ठीक है। और चूँकि यहाँ पे इतनी बड़ी नदी निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, इसी कारण से यहाँ से अन्न का भंडार या फिर अन्न की डलिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसका यदि हम दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो 86,000 है ना, 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है ना, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का लगभग कितना भाग है, 26%, ठीक है दोस्तों। 26% मतलब सेकेंड हाईएस्ट है ना। सबसे बड़ा कौन था, मालवा का पठार, तो दूसरा सबसे बड़ा भूभाग है ये, आपको याद रखना है। 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। अन्न का भंडार भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी आकार की बात करें दोस्तों, तो इसका आकार कैसा है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका आकार है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार मतलब दोस्तों एक प्रकार से ऐसा है ना, ऐसा आकार है इसका, सर्पिलाकार, सांप के आकार का है ना, सर्पिलाकार इसे बोलते हैं। तो इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार। इसके अलावा यदि हम जलों की बात करें तो जिले में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ से भी नर्मदा नदी बहती है वो जिले आपको इसके अंतर्गत देख लेना है, ठीक है। अनूपपुर, ठीक है, डिंडोरी, ठीक है, जबलपुर, ठीक है, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ठीक है। होशंगाबाद के बाद और जाएगा हरदा, सीहोर, हरदा, खंडवा, ठीक है, सीहोर, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे, और आप मैप में देख लेना आसपास के जो भी शहर हैं, ठीक है, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, खंडवा, हरदा, ठीक है, ये सारे शहर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद और आगे हम देखें दोस्तों, चट्टानों की बात कर लें, है ना, चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यदि आप, चूँकि ये लंबा क्षेत्र है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक फैला है, तो यहाँ पे यदि हम पूर्वी पश्चिमी के हिसाब से देखें तो जो पश्चिमी भाग है ना, जो पश्चिमी भाग है, तो यहाँ पाई जाती हैं दक्कन चट्टानें, ठीक है, दक्कन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और जो पूर्वी भाग है, दक्कन ट्रैप वाली पाई जाती हैं, और जो पूर्वी है यहाँ क्रिटेशियस, कोडप्पा और आर्कियन, ठीक है। देखिए ये जो हमारी नर्मदा घाटी है, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी भी बोला जाता है, ठीक है। यदि इसके पश्चिमी भाग में आप देखेंगे, ठीक है, इसे हम 2 भागों में यदि बांट दें, तो जो पश्चिमी वाला भाग है ना,
ये पश्चिमी वाला जो भाग है दोस्तों, यहाँ पाई जाती है दक्कन प्रकार की चट्टानें, ठीक है। चूँकि देखिए यहाँ महाराष्ट्र है नीचे, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप बोला ही जाता है इसको, तो यहाँ पर भी दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा मालवा का पठार, ठीक है, मालवा के पठार में कौन सी चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानें हैं। और दक्कन ट्रैप में भी कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट पाई जाती हैं, तो ये दक्कन ट्रैप वाली चट्टानें हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें पूर्वी की, तो यहाँ पे क्रिटेशियस, ठीक है, और कोड़प्पा और आर्कियन ये प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो इसको भी हम देख सकते हैं पश्चिम में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके पश्चिम में दोस्तों पाई जाती है इसके गहरी काली मिट्टी, ठीक है। चूंकि देखिए ये मालवा से लगा हुआ है, मालवा भी हमने कौन सी मिट्टी देखी थी, काली मिट्टी देखी थी ना मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी देखी थी, काली, ठीक है। चूंकि यहाँ पे बेसाल्ट है, दक्कन ट्रैप मतलब बेसाल्ट चट्टान है, ठीक है, तो यहाँ पे काली मिट्टी ही पाई जाएगी, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्लियर करते जाइए, पूरे पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, है ना। और पूर्व में कौन सी पाई जाएगी, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। तो पश्चिम में गहरी काली मिट्टी और पूर्व में लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। यदि हम बात करें वन संपदा की, वन संपदा, है ना, तो 25% भाग है इसका, संपूर्ण मध्य प्रदेश का लगभग 25% भाग है यहाँ पे वन संपदा में। तो वन संपदा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा संपन्न है ये क्षेत्र, ठीक है। नदियों की बात करें तो नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है, ये 3 मुख्य नदियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। और नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, दूध, शक्कर, इस प्रकार के नाम है, तवा, है ना, ये सब इसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में आ जाएंगी, ठीक है। मुख्यतः ये है नर्मदा, सोन और जोहिला, ये नदियाँ हो गई। इसके अलावा यदि वर्षा की बात करूँ दोस्तों, तो पश्चिम में कम वर्षा होती है, ठीक है। यदि हम बात करें पश्चिम की, तो यहाँ लिख देता हूँ, यदि हम बात करें पश्चिम की, चूँकि ये देखिए लंबा क्षेत्र है, इसलिए अलग अलग इसमें थोड़ी डिफरेंस पाया जाता है, मिट्टी यहाँ अलग, यहाँ पे अलग, ठीक है, वन यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, ठीक है। पश्चिम में वर्षा कम, वर्षा ज़्यादा, इस प्रकार से, ठीक है, अलग अलग चीज़ें देखी जा रही हैं, चूँकि ये लंबा एरिया है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, बारिश की बात कर रहे थे ना, तो पश्चिम में कम बारिश होती है, लगभग 55 से लेकर के 75 सेंटीमीटर, है ना। और यदि हम पूर्वी की बात करेंगे दोस्तों, तो 75 से लेकर के 145 या फिर 150 सेंटीमीटर, ठीक है, पूर्व की बात करेंगे तो पश्चिम में दोस्तों देखिए कम वर्षा हो रही है, 55 से लेकर के 75 सेंटीमीटर, ठीक है, ये राजस्थान से लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पूर्व की बात करें तो 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, ठीक है, जो पचमढ़ी वाला एरिया है यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, पचमढ़ी, ठीक है, एकमात्र हिल स्टेशन है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। किसका भाग है पचमढ़ी, सतपुरा पर्वत श्रेणी का है, ठीक है, महादेव पर्वत में स्थित है, 1350 इसकी हाइट है, ठीक है। ये सब हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। तो ये इतना था, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी, इसे अन्न की डलिया हुआ, अन्न का भंडार कहा जाता है, 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का लगभग 26% भाग कवर करता है, सेकंड हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा मालवा सेकंड नंबर पर ये है। आकार की बात करें दोस्तों, सर्पिल आकार इसका आकार है, ठीक है। जिलों की बात करें तो अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा और खंडवा, ये जिले पाए जाते हैं, ठीक है। चट्टानों की बात करूँ मैं तो पश्चिम में देखेंगे तो दक्कन ट्रैप पाया जाएगा, और पूर्व में देखेंगे तो क्रिटेशियस, कोड़प्पा, आर्कियन चट्टान है। इनके अपक्षय अपर्दन के द्वारा ही यहाँ पे इन चट्टानों का या फिर इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। मिट्टी बात करूँ तो पश्चिम में गहरी काली मिट्टी, पूर्व में लाल पीली मिट्टी। वन संपदा के में दोस्तों संपूर्ण मध्य प्रदेश का लगभग 25% यहीं पर स्थित है, ठीक है। नर्मदा, सोन, जोहिला यहाँ की प्रमुख नदी है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम टेम्परेचर की बात कर लें, वर्षा की बात कर लें, तो 55 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है कहाँ, पश्चिम में, और 75 से 150 होती है पूर्व में, ठीक है दोस्तों। और टेम्परेचर रह गया, टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो 40 से 45 रहता है ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर, ठीक है, गर्मी में। और शीत ऋतु में कितना रहता है, 10 से 12, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर। तो ये दोस्तों आज का हमारा मध्य उच्च भूमि था, पहला जो हमने डिवीज़न किया था मध्य उच्च भूमि, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने 5 पॉइंट देखे, मालवा का पठार, ठीक है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी, ठीक है। अब हमारा बचा जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है ये वाला भाग, और
पूर्व का पठार, मतलब बघेलखंड का पठार। 2 पॉइंट रह गए, तो ये 2 पॉइंट हम अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। अभी हमारा पहला पॉइंट फिजिकल डिवीजन का था, मध्य उच्च भूमि, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है, ठीक है, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। वर्षा कितनी हो रही है, वर्षा ज़्यादा होगी तो वन अच्छे पाए जाएंगे, है ना। टेम्परेचर कितना है, तो हर एक चीज़ आपको देखकर चलना है, ठीक है। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है सारी। किस प्रकार की मिट्टी है, जिस प्रकार की मिट्टी होगी उस प्रकार की फसलें होंगी, ठीक है। वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ के वनस्पति भी ज़्यादा होंगी, तो कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज़ आपको समझ के याद कर लेना है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।